हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास प्लस वन अकाउंटेंसी। टॉपिक हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जस्ट आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपने ध्यान में रखना है कि अकाउंटिंग का मतलब बेसिकली क्या मतलब होता है अकाउंटिंग का, कि जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम जर्नल, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ये सारी की सारी जो हमारी प्रोसेस है वो किसके अंदर आती है, अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंदर आती है, ठीक है ना। तो इस अकाउंटिंग की प्रोसेस के या हमारी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा वो रहेगा टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड्स सिस्टेमेटिकली। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अपने पास से हम रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग का मतलब कि जैसे जर्नल के अंदर आपने लिखा, उसके बाद आपने लेजर अकाउंट्स बनाए, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारी रिकॉर्डिंग है। और ये रिकॉर्डिंग क्या है, ये सिस्टेमेटिकली रिकॉर्डिंग है। इसके अंदर सिस्टेमेटिकली क्या है, रिकॉर्डिंग है। अब इस सिस्टेमेटिकली का मतलब क्या होता है, सिस्टेमेटिकली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब इस अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स आप कह सकते हैं जैसे हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है ना। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं अकाउंटिंग के लिए, तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है हर एक अकाउंटिंग के अंदर। जैसे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 3 यूटिलाइज किया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो अप्लाई होंगे, ठीक है ना। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद जो हमारे रूल्स हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स हैं, रियल अकाउंट के रूल्स हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स हैं, वो भी आपके यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसके अंदर रिकॉर्डिंग करी जाती है, क्लासिफिकेशन करा जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। तो वो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन किया जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन रिकॉर्डिंग को सिस्टेमेटिकली बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहा वो था कि टू रिकॉर्ड सिस्टेमेटिकली, ठीक है ना, टू प्रिपेयर द रिकॉर्ड्स सिस्टेमेटिकली। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें कि यहाँ पे हमें जो ये अकाउंटिंग होती है बेटा, वो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब बात ये कई बार मैं आपको कई बार हम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से या तो ग्रोस प्रॉफिट से रिलेटेड होगा या नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो ग्रोस प्रॉफिट की जगह पे आपको ग्रोस लॉस भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट की जगह पे नेट लॉस भी हो सकता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में आपको कौन सा अकाउंट बताते हैं, वो बताते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस के अंदर ग्रोस प्रॉफिट है या फिर ग्रोस लॉस है। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट जो है
वो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो नेट प्रॉफिट है और नेट लॉस है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ऐसे एक्सपेंस जो आपके बिजनेस को रन करने से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस को रन करने से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट वन, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो हमारा कौन सा अकाउंट माना जाता है? नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट होता है ये। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी आपका कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये सारी क्या है? ये सारी अकाउंटिंग का पार्ट है। अब अकाउंटिंग का पार्ट है तो इसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, एक तो जो हमारी अकाउंटिंग है वो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और ये हमें ग्रोस प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, या फिर ग्रोस लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नेट प्रॉफिट के बारे में अकाउंटिंग से हमें पता चलता है, नेट लॉस के बारे में पता चलता है, और में आएंगे दोनों, या तो ये होगा या फिर ये होगा, या ये होगा या फिर ये होगा। और अकाउंटिंग हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताती है। ठीक है ना? और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना? और जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हमारे ऑफिस के खर्चे कितने हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कितने हुए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है यहां से मिलती है। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव जो है, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव देखो कितने ऑब्जेक्टिव हो गए। परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन, सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में, ग्रोस प्रॉफिट के बारे में, ग्रोस लॉस के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में, नेट लॉस के बारे में। ठीक है ना? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलो तीसरा ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा अकाउंटिंग का क्या रहने वाला है, तो देखिएगा, थर्ड ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने पास आता है टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है? तो फाइनेंशियल पोजीशन आपको कहां से पता चलेगी? फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग से पता चलेगी। अकाउंटिंग में कहां से पता चलेगी? ध्यान रखना, वो अपनी पता चलेगी किससे? बैलेंस शीट से। कहां से? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के बारे में पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये किस चीज की है जी? ये अपनी जो है एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट है। ठीक है ना? क्या बैलेंस शीट एक अकाउंट है? नो, नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है। अकाउंट क्यों नहीं है जी? क्योंकि इसकी कोई डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती। तो इसकी कौन सी साइड होती हैं? इसकी दो साइडें होती हैं, एक एसेट साइड होती है और दूसरी लायबिलिटी साइड होती है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली है, लेफ्ट हैंड साइड, उसे बोलेंगे लायबिलिटी साइड। जो आपकी राइट हैंड साइड वाली होती है वो होती है अपनी एसेट साइड। ठीक है? और जी बैलेंस शीट जो हमारे पास होती है उसकी दोनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्वेश्चन अराइज, ये क्यों इक्वल होती हैं? तो उसका रीजन है जी डबल एंट्री सिस्टम। क्या है जी? डबल एंट्री सिस्टम। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है जी? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है when there will be any transaction in the business organization, it will impact on two accounts. One account will be debit and second account will be credit. So this is called a double entry system. डबल एंट्री सिस्टम कि अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई जर्नल एंट्री होगी, जब भी कोई एंट्री होगी, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है ना, तो वहां पे एक अकाउंट आपका डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे। ठीक है? और बैलेंस शीट हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो बैलेंस शीट भी हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट चलो हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा बिजनेस के अंदर। ठीक है ना? वो रहेगा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, to provide information to the users, कि जो हमारे यूजर्स होते हैं उन यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना,
क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है वो आपने ध्यान में रखना है। और हमारे यूजर्स इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करवानी है वही हमें, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में, ग्रॉस लॉस के बारे में, सेल्स के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में, नेट लॉस के बारे में, इंफॉर्मेशन तो यही है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जिस तक पहुंचानी है उन्हें बोलते हैं यूजर्स। अब यूजर्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं अपने पास इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, और दूसरे होते हैं अपने पास एक्सटर्नल यूजर्स। कौन से? एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल यूजर्स के अंदर हमारे पास आते हैं कौन कौन से? एक तो आएंगे अपने पास ऑनर और दूसरे आएंगे अपने पास मैनेजमेंट। ठीक है, ऑनर्स को क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ओनर्स जो है वो बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इसलिए ओनर्स जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर। दूसरा, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि मैनेजमेंट जो है बिजनेस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या लेती है? डिसीजंस लेती है, तो इसलिए इनको इंफॉर्मेशन चाहिए। यदि हम एक्सटर्नल की बात करें तो बहुत सारे बैंक्स आपके यहाँ पे आएंगे। बैंक्स जो है वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? क्योंकि उनको बिजनेस को लोन प्रोवाइड करवाना होता है। दूसरे नंबर पे जो है इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी आपके किस में आते हैं? एक्सटर्नल के अंदर आते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, तो उन्हें इन्वेस्टर बोला जाता है। तो वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, हमारी अकाउंटिंग के अंदर? तो इसलिए वो भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लगाना है, भी आगे पैसा लगाएं कि ना लगाएं, पैसा डूब ना जाए। ठीक है ना, तो इसलिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे मान लिया हम अपने बिजनेस के वीक पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, वीक पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस के स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। किससे इंफॉर्मेशन मिलेगी? वो अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे यदि आप बिजनेस के डेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको अकाउंटिंग से मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर आप बिजनेस के क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है ना, जितनी भी अपने बिजनेस की एसेट्स हैं, एसेट्स के बारे में यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बिजनेस की लायबिलिटीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है ना, कि बिजनेस ने कितने लोगों को पैसा देना है, बिजनेस की एसेट्स कितनी है, बिजनेस के क्रेडिटर्स कितने हैं, कितने लोगों से बिजनेस ने उधार माल परचेज कर रखा है, कितने लोगों को उधार माल बेच रखा है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिजनेस के क्या है, वीक पॉइंट्स बिजनेस के क्या है। ठीक है ना, कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बिजनेस की कितनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बिजनेस की कितनी है, कैश बैलेंस कितना है बिजनेस के पास, कैश के मामले में कितना स्ट्रॉन्ग है, बैंक बैलेंस कितना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अकाउंटिंग से मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये रहेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो आशा करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।